चलो आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए भाई। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? अब कोई भी सिंगल बच्चा बोलेगा नहीं जब तक क्लास लूंगी, ठीक है? कौन सा टॉपिक है आज? आरबीआई हमारा चल रहा है, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है? जैसे कि क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंक होते हैं, यानी कि जिसमें हम पैसे अपने जमा करवाते हैं, निकालते हैं। अगर हमें नीड होती है तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, लोन के रूप में वहां से लेते हैं, फिर उसको वापिस करते हैं। आप सभी के घरों में, कोई सबके घर में खाता होगा, इवन आपका भी होगा। तो ट्रांजेक्शन आपको पता है कि बैंक में कैसे होनी है, कैसे जमा होना था। आज को तो 1 क्लिक पे पैसा चला जाता है, ठीक है? बट इस सारे बैंकिंग सिस्टम को कौन होल्ड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है? आरबीआई जो है वो सारे बैंक को, या बैंक फादर भी बोलते हैं इसको, है ना? सारे बैंकों का पिता, बैंक फादर भी इसको बोला जाता है, ठीक। समझ में आई? अब ये जो आरबीआई का कॉन्सेप्ट है, ये हेड ऑफ द बैंक है, सारे बैंकों का बाप बोलते हैं इसको, ठीक है? बैंकर्स बैंक बोलते हैं, यानी कि बैंकों का भी बैंक। यानी कि जितने भी बैंक आज तक हमारे इंडिया में चल रहे हैं, चाहे वो कॉमर्शियल है, चाहे वो नॉन कॉमर्शियल है, चाहे वो फॉरेन कंट्री के बैंक हैं, ठीक है? चाहे वो शेयर मार्केट ही क्यों ना हो, उस पे होल्ड किसका है? आरबीआई का। आरबीआई लीड करता है सबको। अगर आरबीआई ना हो तो क्या होगा? बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी फाइनेंशियल मामले में, ठीक है? अभी तक हम आरबीआई के बारे में बात कर रहे थे। बैंकिंग अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। मैंने इसीलिए नहीं छेड़ा, पहले कि आरबीआई को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपने बैंकिंग सिस्टम में घुसेंगे, ठीक। तो आरबीआई हमारा आज का बैंक नहीं है ये, ठीक है? ये बैंक हमारा कब फॉर्म हुआ था, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं पिछली क्लास का। मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि ये जो टॉपिक है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। कल भी मैंने बोला था जब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट की थी कि बच्चों इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से आता है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है? तो इस टॉपिक को बिल्कुल डिनाई नहीं करना, बहुत ध्यान से सीखना है। तो आरबीआई की अप्रोच हमारी खुद की नहीं है, ये अंग्रेजों की अप्रोच है, ठीक है? जब हम गुलाम थे, है ना, गुलाम वर्ड थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, यानी कि जब हमारे ऊपर किसका रूल्स था? अंग्रेजों का रूल्स था। ब्रिटिश पार्लियामेंट लीड कर रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो क्या कर रही थी? वो सारे रूल्स रेगुलेशंस हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि संसद, कहाँ की संसद? ब्रिटिश संसद से बन के आते थे, ठीक है? अब मुझे ये बता दो, यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे हमारे उसमें, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, आज़ाद नहीं थे, ठीक है? चेंजेस हुए थे, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे थे कि कभी तो कौन सा एक्ट लगा दे रहे थे वो, कभी कौन सा एक्ट लगा दे रहे थे, है ना? याद है 1919 एक्ट, यानी कि 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, जो हम आज भी उसी में, जो भी हम संविधान का संशोधन करते हैं वो कौन से एक्ट के अंदर करते हैं? एक्ट 1935 में करते हैं, नहीं करते? क्रिटिसिज्म होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, होता है नहीं होता? क्यों होता है? बोले 1935 में तो हम आजाद ही नहीं थे, और आज भी जो भी हम संविधान संशोधन करते हैं वो किस अधिनियम के तहत करते हैं? 1935। एक्ट को हिंदी में अधिनियम बोला जाता है। समझ में आई बात आपको? ठीक। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। अब मुझे ये बताओ कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ये जो मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला है, या क्राउन बोला है, या ताज बोला है, उसके हाथ में हमारा मतलब कि इस इंडियन गवर्नमेंट का, जबकि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, कब गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार। कब गया? 1857 की क्रांति, याद है ना? रिवोल्ट के बाद, ठीक। 1857 की क्रांति के बाद पहले उन्होंने गवर्नर बनाए, फिर गवर्नर जनरल बनाए, फिर छावनियां बनाई, उसको बांट दिया, है ना? प्रिंसली स्टेट में उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। फिर भी उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई कि उन्होंने बोला अरे तो रिवोल्ट हो गया, 1857 की क्रांति होगी। अगर 1857 की क्रांति उस समय सही ढंग से होती तो हमारा देश जो है वो 1857 में ही आजाद हो गया होता, 1947 में नहीं होता। क्योंकि उस समय क्या था, कोऑर्डिनेशन का अभाव था, उन लोगों के बीच में तालमेल नहीं हो पाया। कभी कहीं भड़क गई क्रांति, कभी कहीं भड़क गई, कभी कहीं भड़क गई। कहते हैं ना कि
दिवाली पे देखते होंगे ना, आजकल तो वो चलती हैं, पेटियां चलती है, आग लगा दो, बट 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 करके बम फूटते रहते हैं। और एक अगर वो छोटे छोटे से बम अलग अलग लेके फोड़ोगे तो किसकी साउंड ज्यादा होती है? जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, एक साथ होता है, वो तो आपको भी पता होगा, है ना। एक हमारा हाथ जो है वो बंधा हुआ है, इसकी पावर ज्यादा होगी, खुले हाथ की होगी, है ना। तो ये बोलोगे नहीं मैम, खुले की भी होती है कि चाटा लगता है तो बहुत तेज लगता है, तो गुस्सा भी तेज ही लगता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। चलो मैं अभी हिस्ट्री से बाहर आती हूँ। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में पूरा का पूरा लेन देन वहीं से होता था हमारा। जितने भी बिल जो थे, वो एक्ट बनते थे, अधिनियम बनते थे, वो वहीं से पास होके आते थे, तब वो इंडिया में लागू होते थे। अब 1920 1925 के आसपास जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, मैं हिस्ट्री में नहीं घुसूंगी, नहीं तो मैं फिर हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूंगी। 20 और 25 के बीच में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमारे इंडिया में क्रिएट हो रही थी, असहयोग आंदोलन हो रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था। तो इन्होंने बोला कि देखो, पॉलिटिकल लेवल पे तो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल लेवल पे भी हमें क्या करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। पैसा, पैसा कैसे कंट्रोल होगा? बैंकिंग सिस्टम से कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे आई बैंक रिफॉर्म की बात, है ना, यानी बैंकिंग सुधार की बात आई, बैंक रिफॉर्म की बात आई। तो क्या हुआ था, कौन सा ईयर था बच्चों, वो मुझे बताओ अब आप लोग। हाँ, 1926, 1926। 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, भारत के राष्ट्रपति, ये रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स बनाते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, हमने यही पढ़ा है ना। बट क्या प्रेसिडेंट करते हैं वो? नहीं। प्रेसिडेंट के एवज में कौन करता है उसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एवज में कौन करता है? पूरा कैबिनेट, पार्लियामेंट, यानी कि पीएम। मेन पावर हमारे यहाँ पे किसके पास है? पीएम के पास, ठीक है। कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। वर्ल्ड की कौन से नंबर की फेमस पर्सनालिटी है वो? टॉप 3 में है, ठीक है, हल्के में मत लेना, ठीक है। 1926 में यंग हिल्टन कमीशन आता है हमारा, ठीक है। यंग हिल्टन कमीशन, आपको पता है कोई भी चीज अगर होनी होती है, आज के टाइम में भी कोई चीज होती है, कमीशन बैठाया जाता है, कमेटी बैठाई जाती है, समिति बनाई जाती है, फिर वो उस चीज पे पूरा, उस चीज का ऑब्जर्वेशन करती है, उस पर डिबेट करती है, उसके बाकायदा रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तब जाके वो चीज एक्ट में आती है। यही होता है ना भाई, होता है। तो यंग हिल्टन कमीशन आया था हमारा, ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन था हमारा, ठीक। यंग हिल्टन कमीशन आया, इसने ना बोला जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि आप ना, सच में बैंक रिफॉर्म की जरूरत है इंडिया में। क्यों जरूरत है? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत उतार चढ़ाव है, और फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत उतार चढ़ाव है। उन्हें हमारे स्टेटस से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो क्या थे, क्या थे वो? इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास में क्या समझाया था? कितनी तरह की इकोनॉमिक्स होती है? मेन 3 तरह की होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, यानी कि सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था का क्या मतलब होता है? सिर्फ और सिर्फ उन्हें किससे मतलब होता है? प्रॉफिट से मतलब, लोगों का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे उस समय कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही थी? कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, भैया बैंक रिफॉर्म करो, कोई एक ऐसा बैंक लेके आओ जो हमें सारा लेना देना बताए, समझाए, और जो भी वहाँ पे छोटे मोटे बैंकिंग सिस्टम जो चल रहे हैं उसको रेगुलेट करे। बोले जी ठीक है। तो यंग हिल्टन कमीशन आया, उसने क्या कहा जाके ब्रिटिश संसद में कि ठीक है जी, जरूरत है, जरूरत है। बोले ठीक है भाई, जरूरत है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा किसी कमीशन ने बोला और हमने क्या किया, उस चीज को लागू कर दिया, ऐसा होता है? नहीं होता ना। पहले कमेटी बनती है, फिर पार्लियामेंट में बिल पेश होता है ना। अच्छा, बिल से याद आया, अब जो भी एग्जाम होंगे ना, क्वेश्चन आएंगे बच्चों वहां से। अब जो पिछला अभी तो सेशन चलेगा हमारा, बजट आ गया, बजट सेशन चलेगा। जो हमारा विंटर सेशन हुआ था उसमें एक बिल पास हुआ है, अभी एक्ट नहीं बना है। वो कौन सा बिल है? बहुत फेमस बिल है, बहुत डिबेट हुआ था उस पर। देखो मैं पढ़ा रही इकोनॉमिक्स हूँ, पर बोल रही पॉलिटी हूँ, क्योंकि जहां जो पॉइंट आएगा वो मैं पॉइंट आउट करूंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव।
जीएसटी याद है? जीएसटी याद है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एंड सेवा कर। जब इसको लागू किया गया था तो बड़ी दिक्कत आई थी। इन्होंने बोला एक देश है तो एक ही टैक्स होना चाहिए। पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम पे बहुत सारे टैक्स होते थे। प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है ना। प्रत्यक्ष कर वो हो गया जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक, जो आप इनकम कमा रहे हो उससे रिलेटेड है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो भी आप चीजें दुकान से खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हो, शू खरीद रहे हो, कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, इनडायरेक्ट टैक्स उसमें इंक्लूड होता है। तो हर वस्तु के लिए हमें क्या करना पड़ता था, अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। देना अभी भी पड़ता है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात वही है। बट अब कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती, हमने उसको एक कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक। तो जब बोला गया कि एक देश एक कर होना चाहिए, तो अब पिछले जो सेशन गया है हमारा विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र बोलते हैं उसको, ठीक है, संसद का, उसमें बहुत सारे बिल पास हुए, पर जो सब बिल है पास नहीं हुए हैं, लाए गए हैं अभी, ठीक है। बट उसमें सबसे फेमस बिल है वो कौन सा है, वन नेशन वन इलेक्शन। बड़ी टिपिकल चीज है ये, होगा नहीं, होगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है। यानी कि एक देश एक चुनाव, जैसे कि आपका लोकसभा का चुनाव होता है, ऐसे कराओ, संसद का कहना है ऐसे ही कराओ। बट यहाँ पे तो हरियाणा के अलग होते हैं, यूपी के अलग होते हैं, है ना, आंध्र प्रदेश के अलग होते हैं, महाराष्ट्र के अलग होते हैं, जैसे कि दिल्ली के अभी हुए थे, अलग होते हैं। तो स्टेट के अलग होते हैं, यूटीज के अलग होते हैं, और पूरे देश के अलग होते हैं। तो टिपिकल चीज है वो, उसमें नहीं घुसेंगे। तो हम अब फिर से वापस बैंक पे आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जी जरूरत है, अब उन्होंने बोला कि ठीक है जरूरत है, तो अब हम क्या करते हैं, 19 ये सब बातें होती रही। उसके बाद 1900 कौन सा ईयर था, ठीक है, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ, एक बिल लाया गया। उस बिल में बात की गई कि एक आरबीआई की स्थापना की जाए। देखो नाम तो वो भारत के नाम पे ही रखेंगे, क्योंकि वो भारत में उस चीज को लीड कराने वाले हैं, रन कराने वाले हैं, है ना, कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्थापना होनी चाहिए जो सबसे बड़ा हेड होगा। बोले जी ठीक है, बिल ले आए। बट वही वाली बात है कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं रही होगी, विपक्ष स्ट्रॉन्ग रहा होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हम उस रीजन पे जाएंगे नहीं, ठीक है ना, वो आपके एग्जाम में आएगा। तो ये बिल ना डिबेट के कारण पास नहीं हो पाया, ठीक है, वो वहीं का वहीं रह गया, फाइल हो गई बंद। क्वेश्चन आ जाता है कि पहला बिल जो था भारतीय रिजर्व बैंक का वो कब लाया गया, तो 1927 भी आएगा उसमें, और पास किस साल हुआ था, 1933, 33, दोनों ईयर आएंगे, तो किस पे टिक लगाएंगे, 27। अगर फर्स्ट की बात आती है और पास्ट की बात आएगी तो 33। फिर दोबारा से बात चलती रही, फिर 1933 में फिर वापस से क्या हुआ, बिल लाया गया दोबारा से, और ये बिल क्या हो गया, इस समय ये बिल हो गया पास। अब बिल पास होने का मतलब क्या है कि अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होगी, और जरूर होगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1900 कौन सा ईयर है, 34, इसमें क्या बनाया गया, आरबीआई का एक एक्ट बना दिया गया, यानी कि अधिनियम बना दिया गया, यानी कि इसमें सारे नियम कायदे कानून सब लिख दिए गए कि आरबीआई ऐसे रन करेगा, ऐसे बैंकों को संचालित करेगा, ऐसे जो है वो प्रोग्राम को चलाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे लीड करेगा, ठीक। इसके बाद बना के रख दिया, रूल्स रेगुलेशन बना दिए। अब हमें चाहिए एक बिल्डिंग, बैठ के काम भी तो करना है, ऑर्गेनाइजेशन का तो हमने सारा जो संगठन था, संरचना थी, वो सब स्ट्रक्चर हमने बना के रख दिया उस एक्ट के अंदर 1934। अब हम स्टैब्लिश कब करेंगे इसको, 1935 में, ठीक है। 1935 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है हमारा। 1935 में हमने क्या किया है, कौन सा था बच्चा, तारीख भी याद रखनी है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है हमारे इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कहाँ होगी, कोलकाता। उस समय कोलकाता, आज कलकत्ता है, उस समय क्या था, कोलकाता, कोलकाता ही लिखना है, ठीक। बट क्या हुआ कि कोलकाता में बहुत सारे, क्योंकि सारी चीजें वो वहीं से क्या कर रहे थे, तो इसलिए पहला सेटअप वहां किया गया। उसी साल अक्टूबर में इसको उठा के बम्बई ले आए, मुंबई नहीं, बम्बई, बम्बई लेके आ गए, और आज तक टिल डेट तक हमारा आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में।
फैक्ट समझ में आ गया आरबीआई की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, अब हम आरबीआई के फीचर्स की बात कर रहे थे। तो आरबीआई क्या करता है, सबसे पहले सभी बैंकों को कंट्रोल करेगा। मैं मोटा मोटी बता रही हूँ, ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगी तो उसके लिए बैकअप क्लास अलग से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या करता है, सारे बैंकों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, महंगाई कैसे बढ़ानी चाहिए, कितनी घटानी चाहिए, सही चल रही है, सबकी मॉनिटरी कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है, कितना हमारे पास फॉरेन बैंक में हमारे पास डिपॉजिट है, ठीक है ना, उसका कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा। आज के टाइम में आप क्या करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करते हो, कभी कभी पेमेंट अटक जाती है ना, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हालांकि होगा तो वही जो ऐप से कर रहे हैं आप या आपका बैंक, पर निगरानी कौन रखता है, सुपरविजन कौन करता है, हेड कौन है, आरबीआई। ठीक है, तो ऐसे काम है, यानी कि बैंक से रिलेटेड जितने भी काम काज होंगे वो कौन उसको मॉनिटरिंग करेगा, आरबीआई। ठीक है, चलो ये सब हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था कि हमारे आरबीआई ने ऐसी कौन कौन सी 2 फॉरेन कंट्री है जिनको अपनी सर्विस को दिया है, अपनी सर्विस को सर्व किया है। बर्मा, ठीक है, जो आज का म्यांमार है, वो हमारे से अलग हुआ तो उसने भी वही चीज उठाई कि एकदम से अगर कोई चीज अलग होती है तो हम उस चीज को वो नहीं करते। देखो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आज भी विदेशों के तरीकों से चलता है बहुत सारे। उसमें क्यों चलता है, क्योंकि कोई चीज हमने कहीं से उठाई। जब 1947 में आजाद हुए, अगर पाकिस्तान अलग डोमिनियन नहीं बनता, अलग राष्ट्र नहीं बनता, तो शायद हम हर चीज को न्यू तरीके से शुरू करते। आपने मूवी देखी है ना, बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं मारकाट चल रही होती है। भारत मूवी आई थी सलमान खान की, ठीक है, गदर, तो सभी जानते हो। उसमें आपने सिनेरियो देखा होगा कि जब पार्टीशन हो रहा है तो लोग, हिंदू अलग भाग रहे हैं, मुस्लिम अलग भाग रहे हैं, है ना, कि हमें तो मुस्लिम राष्ट्र जाना है, नहीं मैं इधर आ गया हूँ, मुझे उधर जाना है। तो लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। तो ह्यूमैनिटी इज इक्वल टू जीरो थी उस समय, मानवता जीरो हो गई थी। तो सबसे पहले तो हमें अपनी मानवता बचानी थी, लोगों को बचाना था। उसके बाद हम काम करेंगे अपनी आर्थिक स्थिति पे। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या जो भी कमेटी हमने अपनी बनाई थी संविधान की, उन्होंने यही चीज बोली कि इस क्रिटिकल सिचुएशंस में हम बैठ के संविधान तो लिख नहीं सकते। तो उन्होंने 68 प्लस जो देश थे उनके संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने जहां जहां से जो चीजें हमारे सिनेरियो में फिट बैठ रही थी वहां से उठाई और अपने संविधान को लिख दिया। जो हमारी पार्लियामेंट चलती है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलती है, बिल्कुल। भारत की पार्लियामेंट उठाओ और उनकी बैठाओ, सेम है, बस वहां पे राष्ट्रपति का फर्क है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति चुन के आते हैं, वहां पे ताजपोशी होती है, उसका बेटा बन गया, उसकी बहू बन गई, उसके बच्चे बनेंगे, उसके बच्चे बनेंगे, उसके बच्चे बनेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, इलेक्टेड है, क्योंकि हम रिपब्लिक है ना कि हम मोनार्की हैं, हम राजतंत्र नहीं है, हम लोकतंत्र हैं। समझ में, चलो, तो ये सब बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब सेपरेट डोमिनियन बनते हैं तो एकदम से कोई भी चीज नहीं आती है, तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम आपको अपनी सर्विस को क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी पाकिस्तान जब अलग हुआ तब उन्होंने भी बोला कि थोड़े टाइम के लिए हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कराइए। तो ऐसे कौन से 2 विदेशी राष्ट्र हैं जिसमें आरबीआई ने अपनी सर्विस दी है, कौन है, बर्मा और पाकिस्तान। अगर बर्मा आता है तो बर्मा को टिक करोगे, अगर म्यांमार आता है तो म्यांमार को टिक करोगे। ठीक है, चलो आरबीआई समझ ले। अब हम बात कर रहे थे आरबीआई के टूल्स की, ठीक है, आरबीआई के टूल्स की। आरबीआई जो है, मैंने बता दिया, सबसे बड़ा बैंक है, वो हमारे यहाँ पे सारा काम जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है। कल एक बात की थी हमने, ठीक है, क्या बात की थी, कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की बात करी थी हमने, की थी या नहीं की थी, ठीक भी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज की हम बात कर रहे थे, यानी कि तरलता समायोजन, तरलता समायोजन। अब हम ना थोड़े से टिपिकल उसमें जा रहे हैं, तरलता समायोजन बोलेगा कोई भी नहीं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरलता क्या होती है, कैश, है ना,
एक एग्जाम्पल लेते हैं, तरलता का मतलब कैश होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे पास ये क्या है, नोट है, ठीक, यानी कि कैश है। कोई 200 का नोट है, कोई 500 का नोट है, कोई 1000 का नोट है, 1000 का नहीं होता, ठीक है, होता था अब नहीं होता। इसमें बहुत सारा गोल्ड है मेरे पास, ये मेरी मेरी बहुत सारी ज्वेलरी है, ठीक है, ये हो गया गोल्ड। तीसरा क्या है कि ये मेरे पास क्या है, मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, ठीक है, ये होगी प्रॉपर्टी यानी कि घर, ठीक, प्रॉपर्टी यानी कि घर। चलो अब मुझे ये बताइए, इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है और सबसे कम लिक्विड कौन है? सबसे ज्यादा लिक्विड कैश है। आपके पास कैश है आज के टाइम में, देखो फोन भी आज के टाइम में हमारा कैश की तरह काम करता है ना, वॉलेट, ठीक, आजकल वॉलेट नहीं होता, आजकल फोन ही होता है। आपको कोई भी चीज खरीदनी है, आपको शर्ट खरीदनी है, या आपको शूज खरीदने हैं, या आपको स्कूल बैग खरीदना है, या आपको टिफिन खरीदना है, आपको बॉटल खरीदनी है, आप बाहर घूम रहे हो कहीं पे, आपको खाना खाना है, ठीक, तो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप गए, रेस्टोरेंट में जाके आपने क्या किया, खाना खाया और उसको कैश में पेमेंट कर दी, अगर आपके पास कैश है। कैश नहीं है तो आप फोन पे गूगल पे करोगे, कैश ही तो गया ना, इनडायरेक्ट गया, डायरेक्ट नहीं गया। तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, सबसे ज्यादा तरल होता है, ठीक। भाई आप क्या करोगे, आपने खाना तो खा लिया बट आपके पास कैश नहीं है, होता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पहले बता रही हूँ। बोलोगे भाई मेरे पास तो कैश नहीं है, पर कुछ होते हैं कि चल कोई बात नहीं रहने दे, है ना, भाई मैं तो लेके ही मानूंगा, बहुत से ऐसे भी होते हैं, मैंने कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है सबको खाना खिलाने का, ये तो पैसे चाहिए, भाई बे तेरा बिल तो 800 रुपये का, तो बहुत भूखी थी इतना खा गई। मैंने बोला ठीक है भाई रुक जा थोड़ा सा, मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड है, उसे बेच के आती हूँ और फिर तेरा पैसा देती हूँ। तो मैं गोल्ड को लेके जाऊंगी सुनार के पास, या जो भी उसको खरीदेगा उसको बोलूंगी कैश में कन्वर्ट करो, फिर वो मुझे कैश देगा, फिर मैं उसको जाके शॉपकीपर को दूंगी, ठीक है, समझ में आई। और मान लीजिए किसी इमरजेंसी की बात है, कुछ भी है, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, अब ये रेस्टोरेंट वाली स्कीम भूल जाइए, मुझे बहुत बड़े लेवल पे पैसा चाहिए, कोई इमरजेंसी मेरे पास आ रही है, तो अगर कैश है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। गोल्ड है तो भी जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, तुरंत जाऊंगी सुनार के पास, 1 घंटे के अंदर पैसा मेरे पास होगा, पास में ही सुनार है तो 10 मिनट में होगा। बट अगर मेरे पास ना तो ये है और ना ये है, और मेरे पास केवल ये है, अब मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, अब प्रॉपर्टी मैं बेचूंगी तो पहले बहुत सारे उसको बोलूंगी भाई बिकवा दे, फिर बहुत सारे लोग आएंगे, फिर टर्म्स कंडीशन होती हैं, फिर पेपर वर्क होता है, तो यानी कि इस चीज को, घर को, प्रॉपर्टी को, कोई भी चीज को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, समझ आ गई। शेयर होते हैं, शेयर जल्दी से हो जाते हैं कन्वर्ट, होते हैं नहीं होते, घाटे में बेच दो तुरंत पैसा आ जाएगा। कैश सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, तरल होता है, और सबसे कम लिक्विड, सबसे कम तरल क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी। समझ में आई? अब समझ गए कि तरलता का समायोजन, एडजस्टमेंट वो कैसे करेगा। कैश का एडजस्टमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कैसे करेगा, इन मार्केट ऑफ इंडिया, भारत के बाजार में। इसका मतलब समझ रहे हो, सीधा सीधा मैं दूसरी भाषा में आपको ये कह रही हूँ कि आरबीआई भारत के बाजार में महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगा। समझ रहे हैं चीजों को? चलो अब इसमें मैंने बताई थी रेपो और रिवर्स रेपो, ठीक है, उस पे चलते हैं। पहला, बहुत सारी विंडोज होती हैं, बहुत सारी खिड़कियां होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं आरबीआई का महंगाई को कंट्रोल करने के, ठीक है। तो हमारा पहला क्या था, पहला क्या था, आरबीआई क्या करेगा, अभी पहले रेपो समझो, रिवर्स रेपो समझो, फिर उसके बाद वो करा रही हूँ रेपो रेट, ठीक है। एक होती है रेपो रेट, ये इसके मॉनेटरी टूल्स हैं, यानी कि मौद्रिक नीति जो है किसकी, आरबीआई की, मौद्रिक नीति के तत्व हैं ये, टूल्स हैं, मौद्रिक नीति के तत्व टूल्स हैं ये, ठीक है, समझ रहे हैं बातों को, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं ये हमारे, ठीक। अब क्या होगा, रेपो रेट, हिंदी में भी रेपो रेट बोलेंगे और इंग्लिश में भी रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है। रेपो रेट क्या होती है, जब मैंने पहले बताया ये हो गया आरबीआई, ठीक, ये आरबीआई है, हमेशा हैप्पी रहता है, और ये दूसरा बैंक है, कल हमने कौन सा बैंक लिया था, पीएनबी लिया था, आज हम एसबीआई को लेते हैं, ठीक है, एसबीआई है, कभी हैप्पी रहेगा कभी सैड रहेगा, है ना। जब उसको कस्टमर को लोन देना है तो बैंक इज हैप्पी, और अगर उसको आरबीआई से लेना है तो
चलो समझते हैं इस चीज को। हमेशा इसके पास तो कोई पावर नहीं है नोट छापने की, नहीं है। एसबीआई नोट छाप सकता है? नहीं छाप सकता। कौन छापेगा नोट? आरबीआई। एक्सेप्शनल 1 रुपीज का नोट आरबीआई नहीं छापता है। कौन छापेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिग्नेचर किस पे होंगे उस नोट पे? फाइनेंशियल सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव के साइन होंगे। आप नोट देखिएगा सारे, 2 का नोट, 10 का नोट, 50, 100, 200 और 500, है ना, यही होते हैं ना, नोट ही भूल गई मैं तो, ठीक है यही होते हैं। 200 का भी नया था, जब मोनेटाइजेशन हुआ था, मुद्रा का विकेंद्रीयकरण हुआ था, तो 200 रुपए का नोट आया था, 1000 का हटा दिया गया था, 2000 का लेके आए थे, फिर 2023 में 2000 का भी बंद कर दिया। आज हमारे पास 1 का नोट, 2 का नोट, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का और 500 का, ये नोट है। हायर नोट हमारे पास 500 का है और लोअर नोट हमारे पास 1 रुपीज का। सिर्फ एक्सेप्शनल है, अपवाद है 1 रुपए का नोट की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं छापती है। बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगी। 1 रुपए का नोट जो है भारत सरकार छापेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापेगी, भारत सरकार छापती है। सारे नोट पे गवर्नर के साइन होते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है, ठीक। बट 1 रुपए के नोट पे भारत के वित्तीय सचिव के साइन होते हैं। केवल छापती है, छाप के दे दे इसको आरबीआई को, आरबीआई रखेगा। कॉइन्स, सारे कॉइन्स कौन छापेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस पे किसी के भी सिग्नेचर नहीं होते हैं, ठीक है, समझ में आई? चलो, तो आरबीआई के पास क्या पावर है? इसको नोट को छापने की पावर है या नहीं है? ठीक है, बट एसबीआई के पास तो कोई भी पावर है नहीं, ठीक है। अब एसबीआई को मान लीजिए पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है, उसको, उसके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, बहुत सारी लोन्स की एप्लीकेशंस आ रही हैं, उसके पास पैसा नहीं है। उसने बोला आरबीआई को कि सर आप मुझे लोन दे दीजिए। आरबीआई बोलेगा ठीक है मैं आपको लोन दे रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला मुझे 100 रुपए का लोन दे दीजिए, कभी भी 100 रुपए का लोन नहीं लिया जाता, पहली बता रही, लोन हमेशा अरबों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन में दिया जाता है। मैं सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाए। क्लास इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। और ये चीज़ें समझ लोगे तो आगे की चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कि आप बोलोगे कि नहीं मैम ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, हमें ये चीज़ें याद है, हमें आती है, ठीक। तो 100 रुपए का लोन इसने इसको दे दिया, ये बोलेगा ठीक है, ये बोलेगा कि भाई मैं तेरे को पैसा तो दे दूं, कुछ गारंटी देगा? जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो कुछ ना कुछ गारंटी के तौर पे बैंक रखवाता है, नहीं रखवाता? पर्सनल लोन भी लोगे तब भी सैलरी स्लिप मांगता है, मांगेगा या नहीं मांगेगा? 3 महीने की आपकी बैंक की स्टेटमेंट मांगेगा कि 3 महीने में पैसा आया गया भी है, मैं इसको लोन दे रहा हूँ, कैसे वापस होगा? तो आरबीआई भी सेम है, वो भी यही पूछेगा दूसरे बैंकों से कि भाई मैं पैसा तो तुझे दे रहा हूँ, मेरे को रिटर्न मिलेगा? तो बोल रहा है कोई चीज़ गिरवी रखो, कोलेट्रल रखो, गिरवी रखो। तो बोलेगा ठीक है जी मैं आपको क्या करूँ, कुछ भी चीज़ में कोलेट्रल रख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ आपके पास गिरवी रख दे रहा हूँ, कोलेट्रल रख दे रहा हूँ। गिरवी के तौर पे इसके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर हो तरीके से खरीदता है। अच्छा एक चीज़ और होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी नीलाम होती है ना, देखते होंगे आप न्यूज़पेपर्स में आता है कि ये प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, बैंक, उस बैंक ने खरीद ली, है ना, बैंक ने लोन दे दिया आपको फ्लैट पे और आप इतने बादशाह निकले, 4-5 किस्त दे के आपने किस्त ही नहीं दी है, और आप, फिर क्या होगा? बैंक आएगा उस प्रॉपर्टी को सीज करेगा, तो वो प्रॉपर्टी अब इंडिविजुअल किसकी है? बैंक की। फिर बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलाम करता है, तो वो प्रॉपर्टी भी उसके पास, उसकी अपनी, अगर उसने उसको नीलाम नहीं किया तो उसको भी गिरवी रख सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, बहुत है। और इस पे बोलेगा कि कोई चीज तो गिरवी रखो और प्लस में मुझे इंटरेस्ट भी दो, है ना, इंटरेस्ट भी दो, इसका मतलब मुझे ब्याज भी दो, ठीक। बोले जी कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं चीज भी रख दूंगा और मैं इंटरेस्ट भी आपको पे कर दूंगा। तो वो बोलेगा ठीक है भाई, तो मुझे 105 रुपए दे दिए, तो इस पे कितना इंटरेस्ट आया बच्चों? 5%। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, रेपो रेट होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी अदर बैंक को जो लोन जिस ब्याज दर पे प्रोवाइड कराता है उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आई? बट ये जो लोन होता है ये मिनिमम कम से कम 14 दिन, कम से कम 14 दिन 14 डेज, और मैक्सिमम कितना जाएगा? 1 साल, मैक्सिमम 1 ईयर। समझ में आई? मैक्सिमम 1 ईयर, कम से कम 14 दिन
और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म लोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि अल्पकालिक, क्या बोलेंगे इसको, अल्पकालिक ऋण, है ना, ये बोलेंगे ना। चलो समझ में आई। शॉर्ट का मतलब थोड़े समय के लिए दिया गया ऋण या लोन, ठीक है, 1 साल के लिए। समझ में आएगी रेपो रेट क्या होती है। चलो अब मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ आपको कि मैंने रेपो रेट बोल दिया और मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली अभी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्या रेप बोली कि क्या रेपो रेट को बढ़ाकर या घटाकर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है? किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। कैसे? देखो आरबीआई ने एसबीआई को क्या किया, 5% के लोन पे दे दिया, एसबीआई के पास पैसा आ गया। अब मैं बाकी सारी चीज़ें मिटा रही हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को दिमाग में रखना अपने, बाकी ठीक। अब क्या हुआ, अब ये सिनेरियो आएगा कि अब एसबीआई के पास पैसा आ गया। अब यहाँ पे कोई भी एक बंदा है, वो बंदा पहुंचा बैंक के पास, वो बोला सर मुझे लोन चाहिए। बोले ठीक है मेरे पास है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। बोले ठीक है। वो बोले कि ठीक है मैं तुम्हें 100 रुपये का लोन दे दूंगा, बट उसके एवज में आपको मुझे 108 रुपये पे करने पड़ेंगे। कितने? 108 रुपये, यानी कि 100 रुपये पे 8 रुपये प्लस करके दे रहा है वो। ये जो पैसा है वो प्लस करके दिया है इसने, यानी कि कितने % इंटरेस्ट हो गया। आरबीआई ने एसबीआई को कितने पे दिया? एसबीआई भी उसमें अपना फायदा ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा? तो एसबीआई ने उसमें 3% अपना मार्जिन रख के वो कस्टमर को दे दिया। हम सब हैप्पी, और 8% पे मिल रहा है, थोड़ा ये तो ले लेते। तो दुनिया भर का पैसा क्या हो गया, वो मार्केट में रन करने लगा। बहुत सारा लोन ले लिया लोगों ने, बहुत सारा। आप देखते हो गाड़ी लेते हो, मिडिल क्लास फैमिली हमेशा ईएमआई पे चीज उठाती है, उठाती है नहीं उठाती? आपके घर में भी होगा ऐसा, है ना। अगर आप गाड़ी लेते हो तो आप क्या इतना पैसा है आपके पास, 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए, भाई मैं कह रही फॉर्च्यूनर लाते हैं चलो खरीद के, हैं 40 लाख के 42 लाख, इतना पैसा है, कैश है, लिक्विड है? नहीं। 5 लाख होगा 10 लाख होगा, हम उसको क्या करेंगे करके हम किश्त बनवाते ईएमआई। एसी ले आए, एसी का मन हो रहा है, पैसे ही नहीं है, तो आज का टाइम में बजाज फाइनेंस है ना, इनको बोलते हैं कॉमर्शियल क्या कंपनी, जैसे बजाज फाइनेंस होगा, बैंक थोड़ी ना है बजाज, है ना। आईडीएफसी बैंक है, बट वो क्या कराता है, ईएमआई भी उपलब्ध कराता है, ठीक है। बजाज का कोई भी बैंक नहीं है, तो मुथूट फाइनेंस, सोना गिरवी रखो लो, ठीक है, समझ में। ठीक है चलो, तो अब क्या हुआ, बहुत सारा पैसा आ गया, लोन आ गया दुनिया। मैंने बोला ठीक है, इस आदमी ने क्या किया, लोन उठा लिया। ऐसे बहुत सारे 1 2 3 मैनी पर्सन आए, बहुत सारे लोग आए और इन्होंने सबने लोन उठा लिया। अब जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, लोगों के पास आ गया पैसा बहुत सारा, तो वो क्या करेंगे इस पैसे से, उसको लाके सेफ में रख देंगे? नहीं, उस पैसे से वो क्या करेंगे, मांग करेंगे, मार्केट में जाके मांग करेंगे, यानी कि डिमांड करेंगे। और जिस चीज की जितनी डिमांड होगी उसके जो प्राइस हैं वो उतने ही ज्यादा महंगे हो जाएंगे। हमारा इकोनॉमिक्स का पहला रूल समझ में आई या नहीं आई? होता है या नहीं होता? जिस चीज की मांग ज्यादा होती है उस चीज के प्राइस ज्यादा होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि कोई भी गाड़ी न्यू लॉन्च होती है, ठीक है, तो और वो क्या है कि एक स्पेशल ही वो है कि 1 करोड़ प्लस की गाड़ी है कोई, ठीक है, BMW का कोई बढ़िया वाला मॉडल निकल गया, ठीक है। मुझे गाड़ियों के नाम याद नहीं है, सच में बताऊं, छोटी मोटी गाड़ियों के नाम याद है, एक नाम बड़ी गाड़ी का BMW याद है, मुझे नहीं पता। हाँ एक मेरा बेटा वो लैम्बोर्गिनी बोलता रहता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो चलो मान लो BMW जो है वो 1.5 करोड़ रुपीज की मान लो आ रही है, ठीक है। हमारी औकात है कि हम ले लेंगे उसको? हम ईएमआई पे भी नहीं ले सकते उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम तो उसको छोड़ ही देंगे। मैंने क्या कहा, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा आता है, इलीट वर्ग खरीदेगा इस चीज को, है ना, जिसके पास बहुत पैसा होगा, प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो खरीदेगा उसको जाके। तो जब जब अब सब हाई क्लास के लोग वही खरीदेंगे, और वो चीज तो किस में निकलती है, लिमिट क्वांटिटी में निकलती है ना, इसलिए क्या कराना पड़ता है, पहले बुकिंग, प्री बुकिंग।
है ना। ये लॉन्च होने वाली है जी प्री बुक। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ मुझे पता था यही बोलेगी। आईफोन। जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है कि क्या तुम उसको गए और खरीद के ले आए? प्री बुकिंग कराओ अगर आपको उसको पहले खरीदना है तो 6 महीने बाद तो तुम्हें मिल जाएगा। बट जिस टाइम लॉन्च हो रहा है उस टाइम तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, बहुत एक्सपेंसिव चीज है, तो सब लोग उसकी डिमांड करने लगते हैं। तो डिमांड होने से क्या होता है, प्राइस राइज हो जाता है किसी भी चीज का, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रसगुल्ले ही खाने शुरू कर दिए, खा रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो क्या होगा, हलवाई क्या करेगा, अरे रसगुल्लों की वो लड्डू बनाना छोड़ देगा, वो रसगुल्ले ही बनाएगा। और रसगुल्ले 200 रुपए किलो बेचता था, वो 300 रुपए किलो बेचना शुरू कर देगा। समझ में आई? तो जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा डिमांड। समझ में आ गया? ठीक, पैसा आ गया मार्केट में। अब क्या हुआ भाई, आरबीआई ने बोला, सब लोग बड़े परेशान कि यार पैसा बहुत आ गया मार्केट में, महंगाई बढ़ गई, हर चीज के क्या हो गए, रेट बहुत ज्यादा ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो अब सब क्या करेंगे, आरबीआई से बोलेंगे कि सर कुछ करिए, है ना, कुछ तो करिए कि जो ये महंगाई है वो क्या हो, वो कम हो, ठीक है, जो महंगाई है वो कम हो। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आरबीआई बोलेगा ठीक है। अब आरबीआई को क्या करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। आरबीआई को क्या करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। तो अब आरबीआई ने इसको एसबीआई को लोन दिया। अब एसबीआई को क्या है, 100 रुपए का इसने लोन दिया कि चलो ठीक है तुम ले लो, बट भाई तुम मुझे 110 रुपए रिटर्न करोगे, तो कितने रुपए फालतू देगा, 10% ब्याज तो आरबीआई ने ही लगा दिया। अब कोई कस्टमर अगर इसके पास जाएगा तो क्या वो 110 में दे देगा, वो बोलेगा नहीं भाई, 15% ब्याज पे तुम्हें लोन मिलेगा, यानी कि 100 रुपए दे दूंगा बट 115 रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे आपको। तो वो उसके लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो लोग जो है वो बहुत लो लोन लेंगे, कम लोग लोन लेंगे, और जितने लोग कम लोन लेंगे उतना पैसा मार्केट में कम आएगा। पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी। यार मेरे पास केवल 10 रुपए हैं तो मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं जाके चाय के साथ बिस्किट या मट्ठी भी ले लूँ, 10 रुपए में तो चाय आएगी ना। और 20 रुपए तो मैं सोचूंगी कि चल चाय के साथ मैं 2 मट्ठी ले लूँ 5-5 रुपए वाली, ठीक है। मेरे पास केवल 100 रुपए हैं और मुझे मूवी देखनी है, मेरा हमेशा फेमस एग्जाम्पल आता है, 100 रुपए और मुझे मूवी देखनी है, तो क्या मैं सोच पाऊंगी कि मैं थिएटर में जाऊं और पॉपकॉर्न का वो बड़ा सा डब्बा लेके बैठूं और मैं मूवी देखूं? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है। मैं क्या करूंगी, 10 रुपए का एक्टू खरीद के लाऊंगी, कुकर में पकाऊंगी और घर पे मूवी देखूंगी, यही कर सकती हूँ। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा डिमांड, जितना कम पैसा उतनी कम डिमांड। अब मार्केट में पैसा हो गया कम, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में जो पैसा है, जो मनी है, वो क्या हो गई बच्चों, वो हो गई कम, मनी कम हो गई। मनी कम होने से डिमांड यानी कि मांग भी कम हो गई, और मांग कम होने से क्या होगा, जब चीजों के दाम जो है मांग कम हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, अरे भैया बिक जाए किसी भी तरीके से, प्राइस डाउन कर दो, ठीक, तो फिर महंगाई कम हो जाती है। समझ में आ गया कि आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है। सबसे इफेक्टिव टूल है ये आरबीआई का, महंगाई को कंट्रोल करने में सबसे इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। समझ में आएगी रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो होती है कि जिस रेट पे आरबीआई किसी भी बैंक को, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, बैंक का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ बैंक, सारे तरह के बैंक, आरबीआई बैंक्स को जिस रेट पे क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है, वो क्या होता है, रेपो रेट। समझ में? रेपो रेट जितनी ज्यादा होगी महंगाई उतनी कम होगी। हाँ चलो अब स्टेटमेंट में उलझाती हूँ, देखो तुम दे ही नहीं पाओगे जवाब। रेपो रेट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रेपो रेट हाई, ठीक है, तो महंगाई, फिर उड़ने लगे मेरे अक्षर, ठीक, महंगाई क्या होगी, और रेपो रेट क्या है, लो है, तो महंगाई क्या होगी बताओ। रेपो रेट अगर हाई है तो महंगाई कम हो जाएगी ना,
क्योंकि पहले लोन क्या हो रहा था 8% पे मिल रहा था, 5 पे, अब 5 पे मिल रहा था, अब वो 10 पे मिल रहा है, तो महंगाई ज्यादा हो गई। लोग पैसा कम लेंगे, लोन कम लेंगे, पैसा कम है लोगों के पास तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज के प्राइस डाउन हो जाएंगे, तो महंगाई डाउन हो जाएगी। यानी कि इनमें उल्टा संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझ में आई? एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। रेपो रेट अगर डाउन हो गई है, 2% दे दिया भैया एसबीआई को लोन, कब किया था ये? अभी पिछले पहुंच जाओ 3-4 साल पहले, कोविड के बाद लोगों को अपना बिजनेस शुरू कर, है ना? एमएसएमई सुना है? निर्मल सीतारमण पागल हो ही रहती है, एमएसएमई यही वर्ड बोलती रहती हैं बस। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म बता दो, क्वेश्चन आएगा, लिख लो, पहले ही क्वेश्चन आएगा ये। एमएसएमई क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? हम बोल देते हैं एमएसएमई को लोन दो, एमएसएमई को वो करो, एमएसएमई की फुल फॉर्म है क्या? क्या होती है एमएसएमई की फुल फॉर्म? क्या होती है? अरे दिमाग लगाओ, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, दो तो मैंने ही बता दिया, एस और ई। अब एम तुम बताओ। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि कम लघु उद्योग, ठीक है? माइनर उद्योग, छोटे उद्योग। समझ में आई? समझ में आई? एमएसएमई को लोन प्रोवाइड कराओ, ये कराओ, वो कराओ, चलो ठीक है। इनमें उल्टा संबंध होता है, रेपो रेट हाई होगी तो महंगाई डाउन हो जाएगी, रेपो रेट डाउन है तो महंगाई हाई हो जाएगी। समझ में आई? एसबीआई को क्या किया था, केवल 2% पे लोन दे दिया, तो एसबीआई ने पब्लिक को 5% में बांट दिया, तो वाह भाई वाह, पैसा ही पैसा थी, मैं तो लोन लेके ले लूंगी भाई, है ना? 4 घर खरीद लिए मैंने लोन लेके, क्योंकि लोन बहुत सस्ता था, तो मैंने डिमांड बढ़ाई नहीं घर की, या भाई मेरे को घर नहीं खरीदना, चलो मैं क्या करूँ, मेरे को गाड़ी लेनी है, मैंने गाड़ी भी ले ली, फिर भी मेरे पास पैसा। अरे यार 5% पे ही तो मिल रहा है, इतनी तो मेरी सैलरी है कि ईएमआई में आराम से निकाल दूंगी, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है? तो रेपो रेट हाई है तो महंगाई डाउन जाएगी, रेपो रेट कम है तो महंगाई हाई हो जाएगी। समझ में आ गई चीजें? चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो भाई, अब नेक्स्ट है मेरा रिवर्स रेपो रेट। अच्छा हाँ, एक चीज और है, मैंने बताया गिरवी रखते हैं, किसी भी चीज को गिरवी रखते हैं, गिरवी गिरवी बोल रही हूँ बहुत देर से, कोलेटरल रखते हैं कोई भी चीज, है ना? बॉन्ड्स बता दिए, शेयर पेपर हो सकते हैं, बॉन्ड्स पेपर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो मैंने आपको ये चीजें बताई, तो मैंने एक चीज होती है बच्चों, इसको हम आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज होना नहीं है। एस क्या होती है वो? SLR। ये अभी आप भूल जाओ कि होती क्या है, बस याद रखना। SLR एक ऐसी रेशियो होती है कि बैंक को अपने पास वो फिक्स करके लॉकर में रखनी होती है, जिसको हम यूज ही नहीं करेंगे। देखो, जब आपके पापा आपकी मम्मी को सैलरी देते होंगे, ठीक है, या आप अगर खुद कमा रहे हो, आपकी सैलरी आती है, आप अपनी सैलरी में से कुछ भाग ऐसा निकाल के रख देते हो कि भाई इसको निकालो और भूल जाओ, इसको मैं यूज ही नहीं करूंगा, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी आ जाएगी तभी मैं निकालूंगा। देखो आपके पर्स में ना एक छोटी सी पॉकेट होती होगी, मैं तो रखती हूँ, ठीक है? छोटी सी पॉकेट होती है, उसमें वो घुसा घुसा के रख देते हैं, कोई 100 का नोट रख दूंगी, कभी 200 का रख दूंगी, कभी 500 का रख दूंगी, है ना? वो बड़ा काम आता है इमरजेंसी में। मेरे साथ तो कई बार हुआ, लिटरली फंसी हूँ, क्योंकि आपको पता ही है नेटवर्क कभी भी धोखा दे जाते हैं, कैश है नहीं, फंस के खड़े हो गए, क्या करें? फिर याद आता है अरे चोर जेब है हमारे पास, है ना? तो वो एक इमरजेंसी फंड होता है, यानी कि उसको हमें यूज ही नहीं करना है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी फंड है, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं एकदम से फंस गई, मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकती, सारे अननोन लोग हैं, तो वो फंड मेरे कहाँ काम आएगा? वहां आएगा। तो जैसे कि ये SLR होती है, ये कब काम आता है? जबकि अगर भगवान कि हमारे इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तब काम आएगा, लगी नहीं आज तक भी। 1991 में चांसेस हुए थे बट बच गए हम लोग। तो SLR में जो पैसा बैंक अपने पास डिपॉजिट रखता है, उस पैसे को वो गिरवी नहीं रखेगा, ठीक है? उस पैसे को वो कोलेटरल नहीं रखेगा, गिरवी नहीं रखेगा उस पैसे को। बाकी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई शेयर बॉन्ड्स हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई पेपर्स है, वो आप उस पर
गिरवी कोलेटरल रख सकते हैं। समझ में? चलो, अब इसके बाद आती है हमारी सेकंड टूल्स जो है हमारा रिवर्स रेपो रेट। क्या आती है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उल्टी, रिवर्स का मतलब तो उल्टा ही होता है ना। हिंदी में भी रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे और हिंदी में भी रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? ये रेपो रेट समझा दिया, समझाया, समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको ना समझ आया हो? अब रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा कर दो, ये वाला चला दो, ये वाला चला दो, कोई बात नहीं, चला लीजिए, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट समझ आया? नहीं, रेपो रेट आया। रेपो रेट समझ में आया? रेपो रेट में क्या होता था? आरबीआई जो है वो अदर्स बैंक को क्या कराता था? लोन प्रोवाइड कराता था। अब इसमें उल्टा होगा, जो अदर्स बैंक है वो आरबीआई को देंगे। अब आप ये पूछोगे कि मैम आरबीआई को क्या जरूरत है लोन लेने की? वो तो खुद बैंक नोट छापता है, खुद लोन देता है, उसको क्या जरूरत है लोन देने की, है ना? या लेने की, सॉरी, क्या जरूरत है लोन लेने की? पड़ती है, बताती हूँ कैसे। चलो भैया, आरबीआई को तो हम पहले ही रखेंगे क्योंकि वो तो हमारा जो है मेन बैंक है, आरबीआई हो गया। उसके बाद ये एसबीआई हो गया, ठीक है। एसबीआई, मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि जैसे अभी होली पे 2-3 दिन की लगातार छुट्टियां पड़ गई थी, मान लो कभी ऐसा होता है कि कोई फेस्टिवल आ जाता है, 3 दिन की फेस्टिवल की लगातार, जैसे दिवाली पे 3 दिन की लगातार छुट्टियां होती हैं। धनतेरस की भी नहीं होती, धनतेरस पे, दिवाली, उससे नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे, 3 दिन की छुट्टी हुई। उसके बाद क्या हो गया? सेकंड सैटरडे पड़ गया जिसको बंद रहता है बैंक, तो 4 दिन की छुट्टी हो गई। फिर क्या हुआ? संडे आ गया, तो टोटल 5 दिन की छुट्टी हो गई। तो 5 दिन बैंक के पास तो कोई कस्टमर नहीं जाएगा ना लोन लेने के लिए, तो 5 दिन जो है वो बैंक तो अपना काम कर ही नहीं पाए। आप अपना पैसा बेशक कितने क्लिक पे कहीं भी उड़ाओ, वो आपका अपना है, बट बैंक का पैसा तो मार्केट में नहीं फ्लोट करेगा ना। तो बैंक सोचता है कि भाई मैं क्या करूं कि मेरे पास तो पैसा 5 दिन तक वेस्ट पड़ा रहेगा। तो वो बोलता है कि एसबीआई बोलता है कि आरबीआई आप क्या करो, मेरे से लोन ले लीजिए, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है मैं ले लेता हूँ। वो क्यों लेता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये पैसा रहा तो हो सकता है किसी ना किसी तरीके से वो चला, क्योंकि एक चीज होती है स्पेशल, जब कभी बड़े लोग किसी केस में फंसते हैं ना, क्रिमिनल केस में फंस जाएंगे या किसी भी चीज में फंस जाएंगे, उनके लिए रात को कोर्ट लग जाती है, लगती है नहीं लगती? तो ऐसे अगर किसी बड़े बिजनेसमैन को पैसा चाहिए होगा तो रात में भी बैंक खुल जाते हैं। तो अच्छा ठीक है, तुम मार्केट में पैसा मत उतारो भाई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो पैसा तुम क्या करो, मुझे दे दो, ठीक। सेम होगा, बिल्कुल रेपो रेट की तरह है, बस उल्टा हो जाएगा उसका। अब ये बैंक आरबीआई को देगा 100 रुपए, ठीक, ये बैंक आरबीआई को देगा 100 रुपए। आरबीआई भी कोई चीज गिरवी जरूर रखेगा, यहाँ पे गिरवी रखते हैं आरबीआई भी, आरबीआई कोई चीज गिरवी रखेगा प्लस में इंटरेस्ट देगा। इसने क्या किया? 103 रुपए दिए, ठीक, यानी कि क्या हुआ? 3 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 3%। रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होते हैं क्योंकि आरबीआई को नीड नहीं है लोन लेने की, बट आरबीआई इसलिए लेता है कि पैसा जो है वो मार्केट में फ्लोट ना हो ज्यादा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, ये थी हमारी, क्या थी? रिवर्स रेपो रेट। समझ में आई? कोई दिक्कत है आपको? इसमें क्या होता है कि कोई भी बैंक जो है उसके पास सरप्लस मनी है, सरप्लस मनी हो गई या एक्सेस मनी हो गई, फालतू का पैसा हो गया, ठीक है, वो क्या कर देगा? उस पैसे को, सरप्लस पैसे को पार्क कर देगा इन आरबीआई, पार्क कर देगा, पार्क इन आरबीआई, यानी कि आरबीआई के अंदर उस पैसे को जमा करा देगा। पार्क कर देगा या डिपॉजिट कर देगा, मतलब एक ही है, ठीक। उसको दे दिया, उसके बदले उसको फायदा मिल गया कि 5 दिन तक उसका पैसा बैंक में ऐसे ही पड़ा रहता, उसको कुछ नहीं मिलता। अब वो क्या करेगा? उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। ये भी सेम उसी कंडीशन पे है, मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, मिनिमम 40 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर। समझ में आई? ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है ये भी। चलो, कोई दिक्कत? रेपो रिवर्स रेपो बेटा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सीधे टूल्स हैं, मॉनेटरी टूल्स हैं, मौद्रिक नीति के तत्व हैं, ये
जो हमारे देश की महंगाई को, हमारे बाजार की महंगाई को पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल करते हो। आप देखते हो कभी घर सस्ते हो जाते हैं, कभी घर महंगे हो जाते हैं, ठीक है, होते हैं नहीं होते। कभी क्या होता है कि देखो सीजनेबल चीज को छोड़ दीजिए, जैसे एसी है, गर्मी में महंगा होगा, सर्दी में सस्ता होगा, क्योंकि सर्दी में डिमांड नहीं होती, वो डिमांड सप्लाई का एक अलग रूल है। बट अगर सीजनेबल चीजों को छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, जैसे आटा है, कभी सस्ता हो जाता है, कभी महंगा हो जाता है, वो जो 12 महीने खाओगे आप। चावल है वो 12 महीने खाते हो, ठीक है। घर है 12 महीने में कभी भी खरीद सकते हो, ठीक है। समझ में आई चीजें। कार है कोई सीजनेबल थोड़ी ना है कि गर्मी में खरीदेंगे सर्दी में नहीं खरीदेंगे, ठीक है। वो क्या होगा कि साल में आप कभी भी खरीद सकते हो। तो सीजनेबल चीजों में ना ये चीज लागू होती है, पूरे के पूरे साल में लागू होती है कि अगर क्या करना है, पैसे को बढ़ा के लेके जाना है, तो जैसे कि अभी कोविड आ गया था, कोविड में लोगों के पास पैसा नहीं था, तो आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को बोला था कि सर आप अपनी रेपो रेट को डाउन कीजिए। रेपो रेट आप डाउन करोगे तभी तो बैंक लोन दे पाएंगे पब्लिक को, पब्लिक को सस्ता लोन मिलेगा, वो दोबारा से उभर पाएंगे, क्योंकि लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे। आपको पता है कुछ कंपनी ऐसी थी कि जिनको बंद करना पॉसिबल नहीं होता, जैसे शीशे की, ग्लास की कंपनी होती है, पता है आपको, जहाँ पे ग्लास बनते हैं ना, वो रेगुलर चलती रहती है मशीन, उसमें ग्लास बनता रहता है। अगर आप उस मशीन को प्रॉपर रोक दोगे ना, देखो शिफ्ट में काम चलता है उस मशीन, सॉरी कंपनी में, अगर आप क्या करोगे उस चीज को रोक दोगे ना वहीं पे, तो उसको रीस्टार्ट करने में बहुत पैसा लगता है। जैसे कि सीटी स्कैन की मशीन होती है, हमेशा चलती रहेगी, चाहे कोई पेशेंट आओ या ना आओ सीटी स्कैन के लिए, वो बंद ही नहीं कर। एक बार अगर आपने ऑफ का बटन दबा दिया, उसको रीस्टार्ट करने का ही कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कंटिन्यूसली चलती, जो ग्लास बनता है ना वो लगातार उसकी मशीन चलती ना बनाओ। तो सबसे ज्यादा नुकसान कोविड में ग्लास इंडस्ट्री को हुआ, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत आपको आपका बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा तो मशीन बंद करनी पड़ेगी, मशीन बंद की तो सारा का सारा, अब उसको रीस्टार्ट करने के लिए लोगों को पैसा चाहिए, लोगों के पास पैसा हो गया खत्म, क्योंकि लोगों ने जमा पूंजी खाई अपनी, है ना। सबके घर की सिचुएशन रही होगी, सबने फेस की होगी ये सब चीजें, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ के। इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी होती है ना, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो अगर आपका वर्क फ्रॉम होम भी है या आपको घर बैठा दिया गया है, तब भी आपके पास पूरा का पूरा पैसा एज अ कम। देखो 4th ग्रेड के जो एम्प्लॉय होते हैं हमारे, बेचारे झाड़ू जो लगाते हैं, है ना, जो सफाई करते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, कोविड में सबका बंद था जाना, सब बंद, तो वो झाड़ू लगाने तो जा ही नहीं सकते। वर्क फ्रॉम होम का मतलब वो क्या है कि घर से बैठ के थोड़ी ना ऑफिस में झाड़ू लगा सकते हैं, तो वो कोई काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, बट उनकी सैलरी पूरी की पूरी आ रही है। पहले स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, बिल्कुल बंद कर दिए गए थे कि वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था, घर पे बैठिए, टीचर की सैलरी पूरी की पूरी आ रही। पर देखा कि अरे ये पैंडेमिक तो और बढ़ने वाली है, ये जल्दी से रुकने वाला नहीं है, तब क्या आया, ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ना, जिसके पीछे दुनिया पागल हो रही है ना, जिसके पीछे दुनिया पागल है, जिसने क्या किया, इससे देखो फायदा भी बहुत है, नुकसान उससे भी ज्यादा है। फायदा क्या हो गया, एक क्लिक पे सब कुछ मिल गया, पर उस क्लिक से उस जो रेडिएशन आपके अंदर जा रही है, वो जो आपके माइंड को खराब कर रही है, वो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। आप रात में फोन चला के देखिए अंधेरे में 5 मिनट, भैया एक दिन मैंने चला लिया, उसके बाद फोन से स्क्रीन हटाई ना, कह रही है मैं अंधी हो गई, ये हाल होता है, ठीक। तो ऑनलाइन अच्छा भी है, मैंने क्या कहा, टेक्नोलॉजी फायदा भी लेके आती है तो साथ के साथ नुकसान भी कराती है। तो ऑनलाइन के अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है, जब स्कूल बंद दिख रहा है, 1 साल तक खुलने ही नहीं वाले, 2 साल तक खुलने ही नहीं वाले हैं, अब क्या करेंगे, तो ऑनलाइन तो प्रोवाइड कराना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली, सब लोगों ने बोला कि ऑनलाइन आप कराइए, इकोनॉमिक्स, बेटा अब तो खत्म होने वाला है, बैठो आ जाओ, बैठो बाहर बैठो, ठीक है, बैठ जाओ या अंदर बैठो या बाहर बैठो, मैं बात कर लूंगी आपसे, ठीक है, ठीक है, समझ में आई, एग्जाम दे के आया होगा ना, ठीक है, समझ में आ गई बातें आपको। अब क्या होगा, ऑनलाइन सिस्टम आ गया, अब आप उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ा, बड़ों को तो फिर भी पता है इतने टाइम स्क्रीन देखनी है नहीं देखनी, छोटे बच्चे फोन एडिक्ट हो गए हैं,
2020 से पहले बच्चे इतने फोन देख रहे थे? आप खुद ही बताइए, देख रहे थे फोन? देखते थे पर इतना नहीं। अरे भैया बच्चों को फोन ना दे तो खाना ना खाएं, ये हालत हो गई है। पीट पीट के हालत खराब कर रखी है हमने बच्चों की, पर बच्चे मानने को थे क्योंकि सारी स्टडी ऑनलाइन, 4 से 5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस है। उसके बाद सारे स्कूल प्रोजेक्ट फोन पे आ रहे हैं, सब कुछ फोन पे हो गया। फिर उसके बाद बच्चों को पार्क नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है और सबसे ज्यादा सफर किसने किया? जो सिंगल चाइल्ड उसने किया। उसके पास कुछ नहीं तो क्या बचा ले दे के? फोन। समझ गए? तो डेवलपमेंट रुक जाता है। चलो, रैपो रिवर्स रैपो समझ गए आप? ठीक है, रैपो रिवर्स रैपो। अच्छा, एक होती है हमारी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, ये थर्ड विंडो है। ठीक है, क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज। यानी कि क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज यानी कि स्थायी जमा सुविधा। स्थायी जमा सुविधा। अभी हमने क्या पढ़ा? सेकंड में क्या पढ़ा था? सेकंड में क्या पढ़ा अभी मैंने? फर्स्ट में रैपो, सेकंड में सेम रिवर्स रैपो है। सेकंड सेम है बिल्कुल, रिवर्स रैपो है, सिर्फ एक फर्क है। रिवर्स रैपो अभी समझाई। अदर बैंक जब आरबीआई को लोन देते हैं, अदर बैंक आरबीआई को लोन देते हैं, ठीक है। प्रियांशु क्या हो रहा है? ठीक है, जब अदर बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं? आरबीआई को लोन देते हैं, ठीक है। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। अब इसमें भी सेम सिचुएशन है। आरबीआई है, ठीक है, एसबीआई है। एसबीआई ने आरबीआई को क्या किया? लोन दिया। फिर आरबीआई इसको रिटर्न करेगा, ठीक। पिछले उसमें क्या था? कोलेटरल रखता था, गिरवी रखता था, प्लस इंटरेस्ट देता था। इसमें कोई भी चीज गिरवी नहीं होगी, कोलेटरल नहीं होगा, गिरवी नहीं होगी, सिर्फ यही फर्क है। कोई भी चीज गिरवी नहीं होगी इसमें, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही वो पे करेगा, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक यानी कि इसने 100 रुपए दिए और इसने मान लीजिए 102 रुपए इसको वापस किए तो 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट ही केवल पे करेगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज ये होती है, ठीक है। समझ में आई? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज में और रिवर्स रैपो में हमारा सिर्फ यही एक अंतर है। रिवर्स रैपो में आपको कोई भी चीज कोलेटरल रखनी होगी, ठीक है। रिवर्स रैपो में आपको कोई भी चीज कोलेटरल रखनी होती है और स्टैंडिंग डिपॉजिट में क्या करना पड़ता है? कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी होती। समझ में आई आपको बात? ठीक है। इसमें क्या करता है? वही कि अदर बैंक जो है अपना एक्सेस पैसा, अपना फालतू का पैसा, अपना सरप्लस पैसा वो आरबीआई में पार्क कर देता है, जमा करवा देता है, ठीक है। समझ आ गई आपको चीजें? और स्टैंडिंग फैसिलिटीज में, डिपॉजिट फैसिलिटीज में क्या है कि आइए आप आरबीआई के पास अपनी पूंजी को जमा कीजिए और उस पर इंटरेस्ट पाइए, ठीक है। आपको कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आरबीआई अब उसके पास कोई भी चीज गिरवी नहीं रखेगा। समझ में आई? चलो, ये तो हमारी चलती आ रही थी पहले से ही, ठीक है। 2 से 3 मिनट और लूंगी मैं, ये वाली जो है हमारी लिक्विडिटी वाली वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर नहीं तो फिर कल दोबारा से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा लिंक करके, ठीक। फिर उस चीज में दिक्कत होती है। ये थी मेरी थर्ड विंडो। पहली विंडो क्या थी? रैपो। सेकंड विंडो क्या थी? रिवर्स रैपो। थर्ड विंडो क्या है मेरी? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। समझ गए? अब फोर्थ विंडो आ जाइए। ये केवल 3 ही विंडो थी हमारी जो 2020 से पहले काम कर रही थी, क्योंकि 2020 से पहले कोविड नहीं आया था, नॉर्मल सिचुएशंस थी, काम कर रही थी। बट जब कोविड आ गया तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा स्टेप उठाने पड़ेंगे। तब आरबीआई ये 3-4 इनिशिएटिव लेके आया था, बहुत छोटे छोटे से, समझिए। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक। इसको देखो पेपर में ऐसे भी आ जाएगा लिखा, LTRO, बस नहीं देंगे। फिर पूछेगा स्टैंड, किस पे स्टैंड करता है बताओ, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है।
लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, दीर्घकालीन रेपो परिचालन। रेपो को तो रेपो ही बोलेंगे भाई, ठीक है। दीर्घकालीन रेपो परिचालन, नाम से पता लग रहा होगा, नाम से ही पता लग रहा होगा ये तो आपको, दीर्घकालीन रेपो परिचालन। पता लग रहा है नहीं लग रहा? देखो रेपो क्या था, फर्स्ट विंडो पहुंच जाइए वापस, जिसमें आरबीआई अदर बैंक्स को प्रोवाइड कराता था, वही था ना। वो किस लिए था, शॉर्ट टर्म, छोटे टाइम के लिए, कम समय के लिए। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन। बस यही फर्क है। क्या फर्क है कि आरबीआई जो लोन देगा, किसको देगा, किसी भी बैंक को देगा। आरबीआई कोई भी लोन किसी भी बैंक को देगा, ठीक है, तो ये बैंक इसको वापस करेगा, गिरवी रखेगा चीजें, कोलेटरल रखेगा, प्लस में इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो वो चीजें वहां पे कितने के लिए थी, 14 दिन से लेके 1 साल तक, 1 ईयर तक, यानी कि 14 दिन से लेके आप इसको 365 दिन भी लिख सकते हो, है ना। लिख दूं, दिन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इतने दिन के लिए था, किसमें, रेपो में, जो मेरी विंडो 1 थी, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें बोला गया कि आप 1 से लेके 3 साल तक, आप 1 से लेके 3 साल तक अपने पास पैसा रखो और फिर हमें दो। अब आपकी मर्जी, 1 साल में दो, 1.5 में दो, 2 में दो, 2.5 में दो, 3 में दो। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। कब आया ये, फरवरी 2020 में आया है, जब कोविड आया था। आत्मनिर्भर भारत, याद है, प्रधानमंत्री बहुत बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, और क्या बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, वोकल टू लोकल, है ना। यानी कि वो क्या बोलते हैं कि बाहर की विदेशी चीजें मत खरीदो, अपनी देशी चीजें बेशक महंगी हैं, वो यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, यहीं पे उनका प्रोडक्शन हो रहा है, यहीं पे बिक रही है, तो सारा पैसा यहीं रह गया। आप चाइनीज माल खरीदते हो, आपने पैसा पे कर दिया, चलो मान लो जिस बंदे ने वो चाइनीज माल बेचा है उसको केवल मार्जिन मिला ना, ज्यादातर पैसा कौन ले गया, जिस कंपनी का वो माल है वो ले गई। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर अपने देश की जितनी भी चीजें आप खरीदोगे, सबसे अच्छा एक बात बताओ, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजनेस कैप्चर करने वाली मार्केट कौन सी कंट्री की है, चाइना। किसी भी चीज में देख लो भाई, किसी में भी, स्टेशनरी देख लो, कॉस्मेटिक्स देख लो, बॉटल्स देख लो, वेयर देख लो, वेयर देख लो, अपनी बेडशीट, बस ईच एंड एवरीथिंग, बस घर नहीं शुरू किया है उन्होंने भी, है ना। और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी रही तो घर भी बेचना। ये एआई करते रहते हो आज के टाइम में, बोलते हो ना एआई करते रहते हो, बहुत है, एआई से पूछ लो, है ना, क्या बोलते हैं उसको। अरे वो उसकी फुल फॉर्म तो मुझे भी पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मुझे भी पता है, चैट जीपीटी, ठीक है, वही बोलते हैं। सब पट 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 करते हैं, पूछ लेते हैं उससे सारी चीजें। वो कौन सी, ये जो सॉफ्टवेयर कौन सी कंट्री का है बताओ, क्वेश्चन आ गया तो क्या क्या बोलोगे, बस यूज करा पता नहीं है कुछ भी। अमेरिका, यूएसए, चाइना इसका वर्जन निकाल रहा है। अब सोचो, चाइना अगर इसका वर्जन निकालेगा तो अपडेटेड निकालेगा, नहीं निकालेगा, नहीं तो फिर उसके वर्जन को कौन पूछेगा। कर लो क्या करोगे, समझ में आई। कुछ नहीं छोड़ने वाला है, पूरी की पूरी मार्केट उसने कैप्चर की हुई है। और जब भी आज भी डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप नहीं है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, निकाल देता है हर चीज का, सब्स्टिट्यूट हर चीज का। कोविड फैलाया, पहले एंटीडोट बना के रखी हुई थी, फैलेगा हम तो कंट्रोल कर लेंगे, दुनिया अपनी जाने, चलो अपना भरा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत की स्कीम के तहत ये आया था, फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था। इसमें आप मिनिमम 1 करोड़ का लोन ले सकते हो, कितना, मिनिमम कम से कम 1 करोड़ का, और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, क्योंकि लोन कभी भी, मैं पहले बोल रही हूँ, मैं 100 रुपए 200 रुपए का लोन दिलवाती हूँ, ऐसे लोन नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा, आरबीआई से कोई भी बैंक कम से कम 1 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख करोड़ का लोन ले सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट लगता है कौन सा, इस वाले पे, लॉन्ग टर्म पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैथ में पढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है।
और इसमें क्या होगा बच्चों, ये सारी जो भी, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जो रेपो रेट्स होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, या लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होता है, या अभी हमने जो पीछे पढ़ा था आपका डिपॉजिट वाली स्कीम जो पढ़ी थी वो होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है? एक प्लेटफॉर्म होता है बच्चों, ई कुबेर। क्या होता है? ई कुबेर। इस ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ये क्या है, आरबीआई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन चीजों की सेल और परचेज होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया लॉन्ग टर्म। अब दो चीज और रह गई हैं बस, लॉन्ग टर्म हो गया, अगला है हमारा TLTRO। ठीक, TLTRO, इसको क्या बोलेंगे? टारगेट। ठीक है, टारगेट लॉन्ग टर्म, अभी वो पीछे का आ जाएगा, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेट। ठीक है, यानी कि लक्षित दीर्घकालीन परिचालन, लक्षित दीर्घकालीन, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, दीर्घ कैसे लिखते हैं? ठीक है, लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन, मैंने आपको समझा दिया। अभी पिछला समझे, विंडो नंबर 4 समझी, ये कौन सी है? विंडो नंबर 5। इसमें सिर्फ ये टारगेट वर्ड जो है, लक्षित वर्ड जो है, ये जुड़ा है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म लोन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए वो दे दो, लाखों का दो, करोड़ों का दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें आपको कोई चीज टारगेट करनी होगी कि इसको आपको क्या करना है, पहले लोन देना है। ठीक है, पहले लोन देना है। जैसे कि आरबीआई है, किसी भी बैंक को क्या कर रहा है, किसी भी बैंक को पैसा प्रोवाइड करा रहा है, लोन प्रोवाइड करा रहा है, सेम चीजें वही होंगी, कोलैटरल रखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ठीक है, हमेशा वही होगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं 100 रुपए का लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 100 का x%, कितना x%, कुछ भी हो सकता है, 1%, 2%, 3%, आपको किसको देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को आपको ये पैसा देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये जो नॉन बैंकिंग होती है, गैर वित्तीय संस्थाएं जो होती है, कौन कौन सी होती हैं? अभी बता रही थी मैं पीछे, मुथूट फाइनेंस, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बिल्डर्स हैं, वो होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ये सब क्या होंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि जो भी लोन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हे बैंक, जो भी लोन मैं तुझे दे रहा हूँ उसका x% तुम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दोगे, यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को आप ये क्या करोगे? लोन प्रोवाइड कराओगे। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्योंकि कोविड में क्या हो गया, इन लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, पैसे की कमी होगी तो इनके जो थे सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए, प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है, प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार ही नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो डिमांड नहीं, डिमांड नहीं तो सप्लाई भी नहीं। सर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आई? चलो भाई, अब नेक्स्ट आ गया मेरा, अब मैं इसी में जोड़ देती हूँ नंबर 6। अब इसमें आ जाएगा एस और लग जाएगा आपने। ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म समझा, आपने टारगेट समझा, अब एस का मतलब होता है स्पेशल। 3 ईयर्स, 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं जाएगी कोई भी। शॉर्ट टर्म 1 ईयर, लॉन्ग टर्म 3 ईयर। बेटा इतना लंबा लोन ना तो आरबीआई देगा ना कोई बैंक, बैंक तो देगा ही नहीं, इसकी औकात ही नहीं है, आरबीआई भी नहीं देगा। इतना लंबा लंबा लोन देने लग जाएंगे तो फिर कैसे पैसे का मूवमेंट आरबीआई कर पाएगा? तो लॉन्ग टर्म हमेशा 3 ईयर्स के लिए, इससे ज्यादा के लिए कोई भी लोन आरबीआई नहीं प्रोवाइड कराता किसी भी बैंक को। ठीक है, समझ में आई? चलो, आपने लॉन्ग टर्म समझ लिया, टारगेटेड समझ लिया, अब ये बोल रहा है स्पेशल। ठीक है, स्पेशल यानी कि विशेष लक्षित, विशेष लक्षित, स्पेशल।
लक्षित तो कर दिया था टारगेट कि भाई ये नॉन जो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें आप पैसा दीजिए। अब उसने विशेष भी बना दिया इसमें कि भाई विशेष है, कुछ चीज तो स्पेशल है जो केवल और केवल उसी को बैंक देंगी। अब इसमें क्या होगा कि आरबीआई जो है वो स्मॉल बैंक को क्या करेगा, लोन देगा। किसको देगा? स्मॉल बैंक को लोन देगा। और ये स्मॉल बैंक जो होंगे, ये स्मॉल बैंक क्या करेंगे, ये स्मॉल बैंक क्या करेंगे, ये X% नहीं है, अभी सुनिए। स्मॉल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई ने स्मॉल बैंक को लोन दिया और ये सारा का सारा पैसा ये स्मॉल बैंक जो है ये एमएसएमई में देंगे। ठीक, यानी कि अभी मैंने आपको बताया जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री हैं, जो छोटे उद्योग हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्री हैं, जो मीडियम क्लास इंडस्ट्री हैं, उनको ये जो है पैसा प्रोवाइड कराएगा सारा का सारा। समझ में आई? समझ में आई? क्यों जरूरत पड़ी इसको लाने की? वही कि कोविड के कारण लोगों के पास जो है वो पैसा कम हो गया था। ठीक है, तो आप समझ गए हो ये हमारी कौन सा टूल्स था, मॉनेटरी टूल्स था। कौन सा? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, यानी कि तरलता समायोजन, कि कैश को कैसे कैसे समायोजित एडजस्ट करेंगे मार्केट में। समझे आप? पहला क्या था? रेपो रेट, है ना। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। चौथा क्या था? लॉन्ग टाइम, यानी कि दीर्घकालीन के लिए। पांचवा क्या था? टारगेट करना, यानी कि लक्षित करना। और छठवा क्या था? स्पेशल टारगेट, है ना। एक तो हो गया टारगेट, मैंने ना इसको टारगेट कर लिया, इसको टारगेट कर लिया, उसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया। तुम 4 बच्चों को टारगेट कर लिया। रोज बोलती हूँ तुम लोगों को चारों को टारगेट करके, है ना। और एक टारगेट कर रही हूँ मैं खाली इसको ही, है ना। है वंशिका तूने ये नहीं किया, वंशिका तूने वो नहीं किया, ये क्या होगी? स्पेशल टारगेट, है ना। या कह लो कि मैं इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, इसको मैं कहती हूँ कि भाई तू ना रात के 12 बजे भी फोन कर बेटा, मैं तुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी। ठीक, ये होता है स्पेशल टारगेट। ठीक, और टारगेट की 1 2 3 4 5 बंदे हैं, बच्चे हैं, भाई हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इनको फोर्स किया जाएगा, थोड़ा सा पुश किया जाएगा तो ये रिजल्ट देंगे, है ना। समझ में आई? तो आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।